बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हेल्थ टॉक के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान कुरतुनैन बख्श। उम्मीद करती हूं आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। नाज़रीन, हर वीक के साथ हाजिर होते हैं नए टॉपिक के साथ और आज भी नया टॉपिक लेकर आए हैं। अमूमन हम कॉमनली इस इशू के ऊपर बात कर रहे होते हैं। इससे पहले भी मैंने कई दीगर प्रोग्राम्स किए इस इशू के ऊपर, क्योंकि आजकल ये वाला इशू जो है बहुत ज़्यादा इतना हाईलाइट हो चुका है कि हर दूसरे बंदे के अंदर ये तकलीफ पाई जाती है। ये तकलीफ होती क्यों है, इनकी क्या वजूहात होती है, उन तमाम चीज़ों को हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं प्रोग्राम के थ्रू और यहाँ बैठकर आपको उनके मसाइल बताने की कोशिश करते हैं और साथ ही साथ उसके सॉल्यूशंस भी बताते हैं। आज जो मेरा टॉपिक है प्रोग्राम के अंदर वो यही टॉपिक है कि दांतों के मसाइल जो है वो दिन ब दिन बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, चाहे वो बच्चे हो या कि बड़े हों, दोनों में ही ये दांतों के मसाइल जो है वो तेज़ी से इसका रुझान जो है वो बढ़ता जा रहा है। क्या वजूहत है, क्या हमारे अंदर कोई ऐसी कोताही है जो कि हम बरतते हैं, या हमारे खाने पीने में या हमारी डाइट में कोई ऐसे मसले हैं जिसकी वजह से हम इन तमाम चीज़ों का शिकार होते हैं, या फिर कोई और वजूहत हैं। इन तमाम चीज़ों पर आज हम प्रोग्राम के अंदर बात करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी हाईलाइट करेंगे कि जो हम ट्रीटमेंट करा रहे होते हैं वो किस नौयत की ट्रीटमेंट होती है, उसको किस तरीके से लेकर चलना पड़ता है, या प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट जो होती है उसको कब कब जो है वो हम गैप देकर साथ कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ों के ऊपर भी हम बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो कि दीगर जो है वो बीमारियों में मुब्तला होते हैं और जिसकी वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए वो भी हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे। तो मेरे साथ प्रोग्राम के अंदर जो आज गेस्ट मौजूद हैं वो है डॉक्टर नुमान शिराजी साहब, डेंटल सर्जन है पेशे से। आपको वेलकम करूंगी प्रोग्राम के अंदर। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। अच्छा, सबसे पहले तो हम इसी पे बात करेंगे कि दांतों के मसाइल क्यों होते हैं, क्या वजूहात हैं और ये मसाइल इतने बढ़ते क्यों जा रहे हैं। बिल्कुल, आपका बहुत शुक्रिया कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ आपने निशानदेही की है। बेसिकली दांतों के मसाइल शुरू होते हैं दांतों की सफाई ना करने से। किसी भी वजह से अगर दांतों की सफाई में कोताही होती है, जैसे हम रेगुलर ब्रशिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं कि दिन में 2 बार ब्रशिंग की जाए और रात को सोने से पहले लाजमी ब्रश करके सोया जाए, तो कहीं अगर इस तरह से कोताही होती है कि हम रात का मील लेते हैं और उसके बाद ब्रश नहीं करते, तो दांतों के अंदर गैप्स में या दांतों की सतहों पर अगर खाने के ज़रात वो फंसे रहते हैं या अंदर फंसे होते हैं या चिपके होते हैं। कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर टेंडेंसी ज़्यादा होती है दांतों में चिपकने की। तो अगर वो खाने के ज़रात हमारे दांतों में फंसे रहते हैं तो फिर वो रात में एक डिके का प्रोसेस होता है जो कि 2 से 3-4 घंटों में नॉर्मली स्टार्ट हो जाता है। अब चूंकि दिन भर हम बातचीत करते हैं, खाते पीते रहते हैं, पानी पीते हैं, तो वो चीज़ें खुद ब खुद थूक की वजह से, ज़बान की टंग की मूवमेंट की वजह से साफ़ होती रहती हैं। लेकिन रात में चूंकि ये प्रोसेस रुक जाता है, तो रात का टाइम एक आइडियल टाइम होता है टूथ के डिके के लिए, उन बैक्टीरिया के लिए जो एसिड प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी कोताही हमारे दांतों की खराबी का बायस बनती है। अगर हम सफाई अपनी प्रॉपर रखें, दांतों की हाइजीन का प्रॉपर ख्याल रखें, अच्छी तरह से दांतों की ब्रशिंग करें, तो मेरा ख्याल है कि हम इन सारी चीज़ों से बच सकते हैं। अच्छा, ये तमाम चीज़ें अच्छा इंपॉर्टेंट है। साथ ही आपने कहा कि क्लीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अमूमन हम देख रहे होते हैं कि लोग ब्रश करते हैं और उनका जो एक कॉन्सेप्ट बिल्ड किया हुआ है शुरू से कि 2 मिनट तक आपने ब्रशिंग लाजमी करनी है, लेकिन ब्रशिंग करने के तरीक़ेकार आज तक किसी को समझ नहीं आया कि ब्रशिंग का प्रॉपर तरीका कैसे होता है। क्योंकि कॉमनली हम ब्रश उठाते हैं और मुँह पर मारा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की और उसके बाद हम वहाँ से जो है बाहर आ गए वॉशरूम से। तो इसका प्रॉपर जो है वो तरीका क्या होता है ब्रशिंग का? जी बिल्कुल, हम तो अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर खास तौर पर पेशेंट्स को डेमोस्ट्रेट करते हैं कि किस तरह से प्रॉपर ब्रशिंग की जाए। क्योंकि सिर्फ ब्रशिंग करना इंपॉर्टेंट नहीं होता, सही तरीके से ब्रश करना इंपॉर्टेंट है। हमारे दांत की जो सतहें हैं, जैसे चबाने की एक सतह है, एक सतह गाल की तरफ है, एक सतह जबान की तरफ है, तो ये 3 सतहें ऐसी हैं जिनको टूथ ब्रश से साफ करना ज़रूरी है। हम नॉर्मली जो सतह, जो चीज़, जो सरफेस हमें दिख रही होती है, चूंकि ग्लैमरस दौर है, हर शख्स जो है अपने दांत साफ रखना चाहता है, साफ दिखाना चाहता है, तो हम वो सिर्फ वो सतहें साफ कर लेते हैं सामने ब्रश को रगड़ते हुए। लेकिन जो पीछे के दांत हैं जिनके अंदर गड्ढे बने हुए होते हैं हमारे खाने को चबाने के लिए, उनमें अगर खाना फंसा रह जाए वो साफ नहीं हो पाता। तो दांत के खाना चबाने की सरफेस लाजमी तौर पर अच्छी तरह से साफ होनी चाहिए। गाल की तरफ जो हमारे बाहर का हिस्सा है वो साफ होना चाहिए, जबान की तरफ की सरफेस साफ होनी चाहिए। ये 3 सरफेस तो टूथ ब्रशिंग से क्लियर साफ होती हैं। इसके अलावा 2 दांतों की जो दरमियानी सतहें हैं जहां पर हमारा ब्रश नहीं जाता, उन सतहों की, उन सरफेसेस की भी क्लीनिंग जरूरी है, जिसके लिए हम टूथ फ्लॉस को रिकमेंड करते हैं कि प्रॉपर उन सरफेसेस पर टूथ फ्लॉस किया जाए। एक धागा होता है जिससे दांतों के दरमियानी सतह को आप साफ करते हैं। तो टूथ ब्रश और फ्लॉस करना और सही तरीके से करना ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी डेंटिस्ट को विजिट करते हैं तो वो डेंटिस्ट आपको गाइड करता है कि इस तरीके से ब्रश किया जाए, वरना ये कॉमन चीज़ें। अब तो यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल हैं, तो आप यूट्यूब पे कम से कम 1 मिनट का टाइम निकालकर इस चीज़ को देखें कि प्रॉपर ब्रश किस तरीके से करना है, ताकि आप जो टाइम ब्रशिंग में लगा रहे हैं
वो ज्यादा फ्रूटफुल और सही तरीके से आपके दांतों की सफाई ठीक है, यही बात हम बच्चों पे ले जाते हैं, क्योंकि बच्चों की अगर हम बात करें तो बच्चे जो है वो बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना इररिस्पॉन्सिबल होते हैं, और पेरेंट्स की एक जिम्मेदारी होती है कि वो उनको जो है गाइड करें, और पेरेंट्स जो है वो उनको बताएं कि आपने ब्रशिंग कैसे करनी है या अपने दांतों का ख्याल किस तरीके से रखना है, क्योंकि पेरेंट एक बेस्ट गाइडर होता है बच्चों के लिए। तो ये तमाम चीज़ें जो है बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं बच्चों के उन लम्हात के ऊपर जब वो ग्रोइंग एज के अंदर होते हैं। अगर जब उनकी ग्रोइंग एज के अंदर वो अपने दांतों का ख्याल किस तरीके से रख सकती है, या फिर पेरेंट को अपना किस हद तक रोल प्ले करना चाहिए? देखिए, बच्चों के दांतों की एनाटॉमी, उनकी साख्त बड़ों से थोड़ी डिफरेंट होती है। उनके दांतों में जो गड्ढे होते हैं, जो चबाने के गड्ढे जिसे हम पिट्स कहते हैं, वो ज्यादा डीप होते हैं, और प्लस उनके दांत ज्यादा प्रोन टू केरीज होते हैं, ज्यादा तेजी से उनके अंदर कैविटी लगने की सलाहियत होती है। तो बच्चों को खास तौर पर ब्रशिंग की हैबिट का शुरू एज से ही बिल्ड कराना चाहिए। अराउंड 2 to 2.5 ईयर्स से हम रिकमेंड करते हैं कि बच्चे प्रॉपर ब्रशिंग करें। और पेरेंट्स हमारे पास आते हैं, कंप्लेन करते हैं कि डॉक्टर साहब हमारा बच्चा ब्रश नहीं करता। तो हम उन्हें यही बताते हैं कि बच्चों को बोले ही नहीं सिर्फ कि ब्रश करना है, बच्चे बोलने से ज्यादा देख के ब्रश करते हैं। आप अपने बच्चों को खुद वॉशरूम में रात में लेके खड़े हों, और खुद जब आप ब्रशिंग कर रहे होंगे तो बच्चा जब आपको देखेगा तो खुद उसकी हैबिट बिल्ड होगी कि हमें मुझे ब्रश करना है। और ये एक लाइफ का, एक हाइजीन का मैंडेटरी पार्ट है कि कुछ हो जाए मुझे मील के बाद विदाउट ब्रशिंग सोना नहीं है। तो ये पेरेंट्स के लिए, क्योंकि बच्चे पेरेंट्स को एक रोल मॉडल देख रहे होते हैं, तो जब वो देखेंगे कि पेरेंट्स हमारे ब्रशिंग करते हैं, तो ये शुरू एज से उनके अंदर एक हैबिट बिल्ड होगी, और उसको अपने क्लीनिंग का, अपने नॉर्मल हाइजीन का, अपने रूटीन का एक पार्ट शुरू से समझेंगे, तो जिंदगी में कभी ब्रशिंग छोड़ेंगे नहीं। ये शुरू एज से ही हैबिट बिल्ड करनी पड़ती है। उन लोगों में ही हम देखते हैं कि ज्यादा केरीज होती हैं, जिनके पेरेंट्स में भी केरीज होती हैं, जो खुद अपनी नेग्लिजेंस होती है, जो खुद अपने दांतों की केयर नहीं करते, तो डेफिनेटली वो हैबिट उनके बच्चों में रिफ्लेक्ट हो रही होती है। उनकी भी ब्रशिंग हैबिट नहीं होती, उनके भी दांत खराब होते हैं। तो कम से कम हम खुद अपनी अगर हाइजीन का ख्याल रखेंगे, प्रॉपर ब्रशिंग करेंगे, तो हमारे बच्चे अल्टीमेटली खुद ब खुद देख के ब्रशिंग करेंगे। हमारे बोलने से ज्यादा इफेक्टिव उनके लिए वो देखना होगा कि वो हमें देखते हैं कि हम उसकी ब्रशिंग करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और जिस तरीके से पॉपुलेशन की बात की जाए, यानी अगर मैं मेजॉरिटी पीपल्स की बात करूं, तो जैसे कि आपने कहा कि पर डे के अंदर 2 दफ़ा आपने जो है ब्रशिंग लाजमी करनी है, लेकिन अभी भी हम देख रहे होते हैं कि वो रूटीन वाइज का हिस्सा नहीं होती। लोग सुबह उठते हैं, वो ब्रश कर लेते हैं, और उसके बाद में पूरा दिन कंटिन्यूसली उसी पे चलता है। उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट होना शुरू हो जाती है, या फिर दांतों के मसाइल क्या उजागर होते हैं? देखिए, बिल्कुल ये हमें कुछ प्रायोरिटीज सेट करनी पड़ती हैं अपने लाइफ में, जहां हम 24 घंटे अपने आप को दे रहे होते हैं, अपनी जॉब को दे रहे होते हैं, अपनी स्टडीज को दे रहे होते हैं, या वुमेन्स हैं वो किचन को टाइम दे रही होती हैं। वहां पर सिर्फ जस्ट 4 मिनट्स आपने खुद को अपनी ओरल हाइजीन के लिए अपने मुख्तस करने, और दिन में 2 बार 2-2 मिनट के लिए ब्रशिंग करनी है। तो आई डोंट थिंक कि ये इतना ज्यादा टाइम है। हम घंटों अपना टाइम, कीमती टाइम अपने मोबाइल को दे देते हैं, और सर्फिंग में सिर्फ, और दीगर चीजों में। तो मेरा ख्याल है कि अपनी ओरल हाइजीन के लिए, अपनी सेहत के लिए सिर्फ 4 मिनट निकालना, इट्स नॉट अ बिग डील। बिल्कुल आसानी से ये प्रायोरिटीज हमें सेट करनी पड़ेंगी कि जहां दूसरी चीजें इंपॉर्टेंट है, वहां उन सबसे कहीं टॉप प्रायोरिटी हमारी हेल्थ है, हमारी सेहत है। क्योंकि देखिए, सिर्फ दांतों की प्रॉब्लम दांतों तक महसूस नहीं होती, महदूद नहीं होती। ये ओवरऑल हमारे पूरे ओरल हेल्थ को रिलेट हम करते हैं पूरे जनरल हेल्थ से। हमारे मुंह के मसाइल ओवरऑल पूरे बॉडी पर असरअंदाज होते हैं। बिल्कुल ऐसा तो ये शुरू से अगर हाइजीन मेंटेन हम रखेंगे, शुरू से अगर दांतों की केयर करने की हैबिट होगी, तो फॉर लाइफ आपकी जो है ये प्रॉब्लम्स कभी नहीं होंगी। बिल्कुल ऐसा ही है। चलें, इसको रूटीन का पार्ट बनाना चाहिए। और जिस तरीके से हमने बच्चों की भी बात की, उसके लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पेरेंट्स को जो है वो एक गाइडलाइन देनी चाहिए बच्चों को, किस तरीके से प्रॉपर ट्रीटमेंट हो। अच्छा, ये जो आप गड़े की बात कर रहे थे कि हम फोकस करते हैं कि अपने फ्रंट के टीथ को ज़रा साफ कर लें, और पीछे को ज़रा जो है वो हम लापरवाही बरतते हैं उस तमाम चीज़ों की। अच्छा, ये जो हमारे दांतों के अंदर जो होल्स हो जाते हैं, ये जो गड़े पड़ जाते हैं, ये क्या वजूहात होती हैं? कि कैविटी खा जाती है, या फिर जो हम लोग ज़्यादा जो है कहते हैं कि हार्ड फूड जब च्यू करते हैं तब वो भी नुकसानदेह होता है? नहीं, देखिए, हार्ड फूड च्यू करने से प्रॉब्लम नहीं होती, अनटिल अनलेस के कोई आप एक्स्ट्रा कोई बहुत ज्यादा हार्ड चीज आप जो है वो दांतों से तोड़ें, जैसे अखरोट तोड़ना या इस तरह की दीगर चीजें, उससे ये है कि दांत के टूटने का खदशा होता है। वरना बाकी सारी चीजें चबाने के में दांतों में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। डेफिनेटली दे आर मेड फॉर इट। दांत हैं ही अल्लाह ताला ने दिए इसीलिए हम हर तरह की ग़िज़ा उससे चबा सके। प्रॉब्लम वहां शुरू होती है, जैसे आपने बताया कि कैविटीज वहां पे शुरू होती हैं जब दांतों की सफाई ना हो, और दांतों में गड्ढों में उन खाना फंसा हम छोड़ दें, जिसकी वजह से वो एक पिन पॉइंट लीजन, एक छोटा सा होल पहले बनाते बैक्टीरिया, और उसकी वजह से वो फिर वो कैविटी प्रोग्रेस करती जाती है। अच्छा, हम खाना फंस रहा होता है और हम वो टूथपिक इस्तेमाल कर लेते हैं, तीलियां इस्तेमाल कर लेते हैं,
और वो हम खाना निकाल देते हैं, लेकिन हम बॉदर नहीं करते कि वो एक प्रॉब्लम है, हम उसके लिए डेंटिस्ट को विजिट करें। और चूंकि अभी सिनेरियो ऐसा है, तो मैं इस तवज्जुह से एक मैसेज भी देना चाहूंगा कि अमूमन गोश्त खाने के दौरान लोगों को हमने देखा है कि वो गोश्त के रेशे दांतों में फंसते रहते हैं, और उनकी एक नॉर्मल हैबिट होती है कि तीली या डंडी या टूथपिक से कुछ वो भी मिल दांतों जाए, को बस, कुछ भी हाँ, मिल जाए, हाँ। वो दांतों को साफ करते रहते हैं। तो ये बहुत ज्यादा नुकसानदेह चीज है, बहुत ज्यादा हम इसे डिस्करेज करते हैं। एवरी टाइम जब हम वो तीली दांतों के दरमियान यूज करते हैं वो गोश्त को फंसे हुए ज़र्रात को निकालने के लिए, या कोई इस तरह की और भी चीज जो फंसी है उसको निकालने के लिए, तो एवरी टाइम जब वो तीली यूज की जाती है तो वो उस गैप को, जो कुदरती गैप दांतों के दरमियान होता है, वो उसको और ज्यादा बड़ा करता जाता है। तो अल्टीमेटली आप उस प्रॉब्लम को बढ़ा रहे होते हैं हर दफा जब आप अपने दांतों को खुद से जो है वो टूथपिक से साफ कर रहे होते हैं। तो एक्चुअली अगर दांतों में वैसे तो गोश्त फंसने नहीं चाहिए, गोश्त के ज़रात, बट अगर आपको कहीं प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी गोश्त खाने का सीजन आ रहा है, तो ये बहुत जनरली हम ये देखते हैं कि लोगों को ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। तो कम से कम ऐसी कंडीशन में टूथपिक का इस्तेमाल ना करें और टूथ फ्लॉस रखें, जो इजीली अवेलेबल है, सारे सुपर स्टोर्स में मिल जाते हैं। तो वहां से टूथ फ्लॉस लेकर टूथ फ्लॉसिंग आप करें। बहुत इजी है कि दांतों के दरमियानी सतह पर वो धागे डाल के, और बिल्कुल जो है वो पतली सी वायर होती है, पतली सी वायर होती है, और वो वेक्स्ड धागा, एक मोम लगा हुआ धागा होता है जो कि आपके मसूड़ों को हिट नहीं कर रहा होता। तो इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर ये प्रैक्टिस होगी तो आई थिंक कि जो ना बाकी और चीजें भी फिर ठीक होंगी। ठीक है। अच्छा, कीड़ा लगने पे आ जाते हैं, जो दांतों में कीड़ा लग जाता है, जैसे कि हम अभी भी कैविटी की बात कर रहे थे, बच्चों में भी कीड़े लग जाते हैं, कॉमनली हमने देखा है। तो ये कीड़ा जो लग जाता है उसके बाद वो दूसरे दांतों को कितना मुतासर करता है, या साथ ही अगर वो किसी दांत को कैविटी लग जाए तो फिर उसके साथ क्या करना चाहिए? बिल्कुल, देखिए बच्चों में बिल्कुल ही, अगर छोटी एज के बच्चे हैं जो बॉटल फीडिंग के ऊपर होते हैं, उनके अंदर एक खास पैटर्न होता है कि जिसे हम नर्सिंग बॉटल कैरीज कहते हैं, कि वो बच्चे रात को फीड करते हुए या फीडर लेके और सो जाते हैं, तो वो रात भर चूंकि दूध की मिठास मुंह में रहती है, तो वो रात भर डीके का प्रोसेस, एक खराबी का प्रोसेस मुंह में चलता रहता है, और ऐसे बच्चों में सारे के सारे दांत, जनरलाइज सारे दांत खराब हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में वो फिर बच्चे छोटी उम्र से ही बहुत पेन में होता है। तो इस चीज को केयर करना चाहिए, और हम रिकमेंड ये करते हैं कि जो बच्चे बॉटल फीडिंग पर हैं, तो माओ को एक फीडर बॉटल के साथ आप एक पानी का फीडर अलग से रखें, और जब वो फीड कर ले तो उसके बाद थोड़ी देर के लिए पानी का फीडर आप उसे दें, ताकि मुंह रिंस हो जाए। दूसरी चीज है कि अगर बड़े बच्चों में कैविटी होती है या बड़ों में कैविटी होती है, तो उस कैविटी को इग्नोर ना करें। कोई भी प्रॉब्लम अगर उसको शुरू में उसको डील कर लिया जाए तो वो आगे चल के बड़ी प्रॉब्लम कॉज नहीं करेगी। हमारे यहाँ एक जनरल परसेप्शन है कि डेंटिस्ट्री बहुत ज्यादा महंगी है, बट बिलीव मी, डेंटिस्ट्री इग्नोरेंस की वजह से महंगी होती जाती है। अगर आप इग्नोर नहीं करेंगे तो वो डेंटिस्ट्री महंगी नहीं है। सिर्फ और ये सिर्फ डेंटिस्ट्री नहीं, ऑल ओवर द, अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें, वो कहते हैं ना कि आप जड़ से पकड़ लें पहले ही तो इतना ज्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन आप जब उसको प्रोलॉन्ग कर देते हैं तो वो ट्रीटमेंट प्रोलॉन्ग हो जाती है, उसकी वजह से फिर महंगाई भी प्रोलॉन्ग चलती है। इस तरीके से एक छोटी सी कैविटी जो फिल हो सकती है, हम उसे इग्नोर करते रहते हैं, और फिर वो बड़ी कैविटी में कन्वर्ट हो जाती है, और वो ज्यादा डीप हो जाए तो फिर हमें दांतों की रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवानी पड़ती है, जो एक्सपेंसिव भी है और लॉन्ग प्रोसीजर भी है, और समहाउ कहीं ना कहीं पेनफुल भी थोड़ा होता है, तकलीफ दे भी है। और फिर अगर ये कि आप रूट कैनाल भी नहीं कराते तो अल्टीमेटली फिर वो एक नेचुरल टूथ लॉस की तरफ जाते हैं, आप क्या आप दांत निकलवाना पड़ता है, दीगर दांत खराब होने लगते हैं। एग्जैक्टली। तो एक सीक्वेंस ऑफ प्रॉब्लम्स आपकी स्टार्ट हो जाती हैं, कि सिर्फ आपकी नेग्लिजेंस की वजह से कि आप टाइमली उस चीज को डील नहीं कर रहे। सही, चलें, ये चीज़ें तो है, कैविटी को फौरन से जो है ना पकड़ लेना चाहिए। कैविटी के साथ साथ जैसे हमने कहा कि इलाज, ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है, उसका बर वक्त इलाज क्या होना चाहिए? या तो उसको निकलवा देना चाहिए, या फिर उसको वहीं पे कंट्रोल करना चाहिए, या फिर रूट कैनाल की तरफ जाना चाहिए? देखिए बिल्कुल, दांतों का निकालना सबसे लास्ट ऑप्शन होता है एक डेंटिस्ट के लिए, और बीइंग अ डेंटिस्ट हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम बिल्कुल लास्ट ऑप्शन एक्सट्रैक्शन को रखें, दांत निकालना, क्योंकि ये बिल्कुल एक नेचुरल पार्ट है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसा किसी के हाथ में दर्द हो तो लोग हाथ नहीं कटवाते, बिल्कुल ऐसा है। लेकिन हमारे यहाँ एक थोड़ा सा इस चीज की इंपॉर्टेंस नहीं लोग समझते हैं, तो हम देखते हैं कि लोग इसको बहुत ज्यादा लाइट लेते हैं कि डॉक्टर साहब दांतों में दर्द है, निकाल दें। ये एक बॉडी पार्ट है जो आप अपना लॉस करने जा रहे हैं। तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि उसको एट एक्सट्रीम एक्सटेंट हम उसको जाकर उससे बचा सकें। तो राइटली जैसे आपने कहा, इनिशियल एज में ही उसकी फिलिंग होनी चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन है कि फिलिंग से वो रिस्टोर नहीं हो सकता, तो फिर हम उसकी रूट कैनाल की तरफ जाएं, रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराएं। अगर दांत का पार्ट टूट गया है तो हम उसकी प्रॉपर क्राउनिंग करवाएं, उसके ऊपर कैप लगवाएं। अगर किसी वजह से दांत निकालना पड़ गया है तो भी उसके बाद उसको रिस्टोर करना जरूरी है। बाज लोग 10-10 साल पूरी जिंदगी गुजार देते हैं बिना दांतों के, और वो बॉदर नहीं करते कि वहां पर दांत लगवाना जरूरी है।
तो प्रॉपर ऑक्लूजन के लिए, दांतों से प्रॉपर चबाने के लिए दांतों के सेट का मुकम्मल होना और प्रॉपर ऑक्लूजन बनना कि ऊपर नीचे के दांत दांतों को चबा सकें, इसके लिए जरूरी है कि आपके सारे दांत मौजूद हों। चलिए डॉक्टर नुमान, आपकी बात को कंटिन्यू कराऊंगी। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है जी। कौन हो, कहाँ से बात करें? जी मैं कराची से बात कर रहा हूँ। जी नूर शेख बात कर रहा हूँ मैं। जी जी कहें। एक्चुअल डॉक्टर साहब जिस तरह से कह रहे हैं कि एक्चुअली कि मैं तो जब मेरी दाढ़ें बिल्कुल सही थी, शुगर हो गई असल मुझे, ठीक है ना, लेकिन दाढ़ों में इतना दर्द हो रहा था तो मैं जाके ओजा कैंपस जो है गाँव मेडिकल का, वहाँ से उन लोगों ने जबरदस्ती निकाल, बहुत मुश्किल से निकाली। फिर मैं बात ही किया तो दर्द होता था दांतों में ना, किसी ने ये नहीं कहा कि भाई आप दांतों का ट्रीटमेंट करा लें। तो अब ये कि मेरे सिर्फ सामने के दांत रह गए हैं, तो अब मैं क्या मफली दांत लगा लूं जो मतलब सुबह शाम निकाल सकूं? आप मुझे मशवरा चाहिए कि व्हाट शुड आई डू। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि मैं एक तो शुगर का मरीज हूँ। ये भी बड़ा प्रॉब्लम है कि जो शुगर के मरीज होते हैं उनके लिए बड़ा सेंसिटिव मामला होता है ये, क्योंकि उनको कोई भी कट लग जाए या कोई भी जख्म आ जाए तो उनके लिए भरना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना सेंसिटिव इशू है। इसके अंदर अगर दांत की तकलीफ उठती है, जैसे कि उन्होंने कहा कि मेरे दांत में बहुत शदीद तकलीफ उठी और मैं ओजा कैंपस गया, वहाँ पर उन्होंने फ़ौरन मेरा दांत रिमूव कर दिया, जबकि आपने कहा कि बहुत ही लास्ट ऑप्शन होता है। मेजॉरिटी हम देखते हैं कि डिफरेंट डॉक्टर्स के डिफरेंट परसेप्शंस होते हैं, डिफरेंट डॉक्टर की डिफरेंट वर्किंग होती है। तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि अब मैं दीगर अपने दांत, यानी मुझसे खाया पिया नहीं जा रहा और मैं वो दांत अब लगवाना चाह रहा हूँ, तो क्या मैं इन तमाम सिचुएशन के अंदर अपने दांतों को लगवा सकता हूँ, क्योंकि उनको शुगर भी है साथ? अच्छा, बिल्कुल। मैं ये नूर साहब के सवाल के जवाब में मैं थोड़ा डिटेल में इसमें आपको बताऊं कि ये अनफॉर्चुनेटली अगर डायबिटीज है और अनकंट्रोल्ड रही है, ये बहुत ज्यादा क्रॉनिक डायबिटीज है, 10 साल से या 8 साल से 10 साल से ज्यादा की डायबिटीज है, तो ऐसी कंडीशन में जो हमारे दांत के मसूड़े होते हैं वो खराब होने जाना शुरू हो जाते हैं। ये बहुत स्टडीज है इसके ऊपर कि डायबिटीज और पेरियोडोंटाइटिस यानी कि हमारे जो मसूड़े हैं इनका आपस में बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन होता है। तो अगर किसी वजह से, डायबिटीज की वजह से या कोई और ऐसी कंडीशन है, आपकी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, उसकी वजह से अगर आपके मसूड़े खराब हो गए, तो बेसिकली मसूड़े और हड्डी दांतों को पकड़े रखते हैं, मजबूती से बाइंड रखते हैं। तो किसी वजह से अगर उनकी ये पकड़ ढीली हो जाती है, कमजोर हो जाती है, तो दांत कैविटी के बगैर, खराब हुए बगैर भी अपनी जगह से मसूड़ों से नीचे जाकर पेन करने लगते हैं। तो ऐसी कंडीशन में अनफॉर्चुनेटली जब बहुत ज्यादा आगे एडवांस्ड फॉर्म हो जाए तो फिर उसका इलाज मुमकिन नहीं होता। आई होप कि उन डॉक्टर्स ने शायद जरूरी समझाओ तो निकाला हो, बट अगर अब दांत निकल ही चुका है तो मैं नूर साहब को ये मशवरा देना चाहूंगा कि दांतों को रिप्लेस करवाना जरूरी है। अच्छा, एक रिप्लेसमेंट के लिए बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप इम्प्लांट की तरफ जाएं। अगर इम्प्लांट सुटेबल नहीं है तो आप क्राउन एंड ब्रिजेस की तरफ जाएं। लेकिन चूंकि ये बता रहे हैं कि इनके पीछे के दांत हैं ही नहीं और कोई सपोर्ट भी नहीं और सिर्फ आगे के दांत है, तो व्हाट आई सजेस्ट कि इनके लिए बेटर यही है कि निकालने लगाने वाले दांत पहने, लेकिन कम से कम पहने जरूर कि उससे उनकी ऑक्लूजन बने और खाने चबाने के लिए दांत मौजूद हों और मसूड़े खराब ना हो। बिल्कुल, और आगे मजीद और खराबी को रोका जा सके। तो ये डायबिटीज की वजह से, जैसे आपने कहा, डायबिटीज की वजह से ये होता है कि दांतों में डायबिटीज का सबसे पहला इंपैक्ट दांतों पे और मसूड़ों पे पड़ता है और वो मसूड़े सॉइल होना शुरू हो जाते हैं, उनमें ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। अच्छा, लोग मसूड़े की प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं समझते या बहुत ज्यादा इसको सीरियस नहीं लेते। तो दांत खराब होना जितना बड़ा इशू है उतना ही बड़ा इशू या कम से कम उस जैसा इशू है कि अगर आपके मसूड़ों से ब्लीडिंग होती है, अगर आपको ब्रश करते हुए दांतों से खून आता है या सेंसिटिविटी है, दांतों में ठंडा गर्म लगता है मसूड़े नीचे हो जाने की वजह से, तो ये भी अलार्मिंग कंडीशन है। अगर कोई भी आपको इस तरह की चीज फील होती है तो यू हैव टू रश टू द डेंटिस्ट। आपको डेंटिस्ट को विजिट करना चाहिए। इसके अलावा एक थोड़ी सी प्रॉब्लम यह है कि हमारे दांतों में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो बहुत आखिर की स्टेज में जाकर पेन करती हैं। जैसे दांतों में अगर कैविटी हो जाए, खाना फंसना शुरू हो जाए, तो वो शुरू में हम सिर्फ देख रहे होते हैं खाना फंसता है हम निकाल देते हैं, खाना फंसता है निकाल देते हैं, और वो कैविटी डे बाय डे प्रोग्रेस करती है। और जब हमें पेन होता है तब हम सोचते हैं कि डेंटिस्ट को चेक कराएं, तब तक देर हो चुकी होती है। तब भी नहीं सोचते हम, तब हम पेन किलर्स की तरफ जाते हैं और हम काउंटर से जाकर सिर्फ मेडिकल काउंटर से जाके पेन किलर ले लेते हैं। भाई हमें दर्द हो रहा है, हमें पेन किलर दे दो। एग्जैक्टली। तो उस वक्त बहुत देर हो चुकी होती है। तो हम जब पेन होता है तो परेशान हो, उससे ज्यादा बेहतर ये है कि आपको कहीं भी प्रॉब्लम दिख रही है,
पेन अगर नहीं भी है तो यू हैव टू गो टू द डेंटिस्ट, अपने डेंटिस्ट को विजिट करें और इसको एक रूटीन बना लें कि आपको साल में 2 दफा फॉर नो रीजन आपने डेंटिस्ट को विजिट करना है, कम से कम एक चेकअप कराना है कि आप अपना चेकअप करा लेंगे कहीं कोई प्रॉब्लम ऑन गोइंग तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम ठीक हो है। तो नहीं। अच्छा, जैसे कि आपने कहा कि बाज़ वक़्त हमें पता नहीं चलता और वो कैविटी लग चुकी होती है और वो फिर बिल्कुल आखिरी मोमेंट पे आकर हमें पता चलती है। बाज़ वक़्त ऐसे भी दांत होते हैं जो कि ऊपर से तो बिल्कुल ठीक दिखाई देते हैं लेकिन उनकी जड़ें जो है वो ख़राब हुई हुई होती हैं। अब वो जड़ें जो हैं वो बिल्कुल आखिरी मोमेंट पे जाकर जो वो तकलीफ का बाइस बनना शुरू कर देती हैं। तो जब दांत ऊपर से सही है और अंदर से जड़ें ख़राब है तो इस तरह से कैसे पता चलता है कि दांत आपका जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है? अच्छा देखिए, जड़ें खराब होने की क्लियर इंडिकेशन है कि अगर आपको पेन नहीं भी हो रहा फिर भी मसूड़ों में प्रॉब्लम जरूर होगी। तो मसूड़ों की प्रॉब्लम लीड टू द रूट प्रॉब्लम। मसूड़ों की प्रॉब्लम से जड़ों की प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। तो अगर कहीं आपको ब्रशिंग के दौरान आपके जो है वो ब्लीडिंग होती है, खून आता है, या कोई और मसूड़ों की प्रॉब्लम है, तो ये अल्टीमेटली कहीं ना कहीं आपकी रूट को खराब करेगी और आपके दांत जाया हो जाएंगे सिर्फ मसूड़ों की प्रॉब्लम की वजह से। इसलिए इससे भी लाइट ना लें और ये इंडिकेशन होती है कि आगे बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है तो आप उसको विजिट करें और स्केलिंग, पॉलिशिंग या जो आपकी दांतों की सफाई है या जो और डेंटिस्ट बेहतर समझता है जो रिक्वायरमेंट है वो जरूर करवाएं वहाँ। ठीक है, चलें अब सेंसिटिविटी के ऊपर आ जाते हैं। जैसे कि हमने पहले भी बात की, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि शिकायत करते हैं कि भाई ठंडा गर्म लग रहा है, अगर हम पानी पी रहे हैं तो वो भी लग रहा है, चाय पी रहे हैं तो वो भी लग रही है। तो ये क्या वजूहात होती हैं? क्या मसूड़े कमज़ोर हो जाते हैं जिसकी वजह से ये इश्यूज़ होते हैं या फिर दीगर कोई मसूड़ों की बीमारी भी हो सकती है? बिल्कुल, दांतों में एक हिफाजती तह होती है जिसे हम इनेमल कहते हैं। किसी भी वजह से अगर वो इनेमल दांतों से उतर जाए, चाहे वो कैविटी की वजह से हो या चाहे बहुत ज्यादा एग्रेसिव ब्रशिंग, कुछ लोगों की हैबिट होती है बहुत तेजी से रगड़ के जोर से फोर्सफुली ब्रशिंग करते हैं, तो इसकी वजह से भी दांत घिस जाते हैं और वो इनेमल लॉस हो जाता है और दांत के अंदर की लेयर जो है वो एक्सपोज हो जाती है। या किसी मसूड़ों की खराबी की वजह से आपके मसूड़े नीचे चले गए हैं और रूट्स एक्सपोज्ड हो गई हैं, यानी जड़ें खुल गई हैं जो कि सेंसिटिव होती हैं। तो मल्टीपल रीजंस होते हैं, किसी भी वजह से अगर इनेमल लॉस हो जाए तो फिर वो दांत सेंसिटिव हो जाते हैं। फिर वो ठंडे पे, मीठे पे, गर्म पे, इनेमल इज अ लेयर। एग्जैक्टली, इनेमल इज द लेयर। तो अगर वो दांतों में कैविटी है तो आपको सेंसिटिविटी होगी। अगर आपकी बहुत ज्यादा एग्रेसिव ब्रशिंग है और दांत घिस गए जिसकी वजह से सेंसिटिविटी, यानी ज्यादा फोर्सफुली ब्रशिंग नहीं करनी चाहिए, लाइटली करनी चाहिए। बिल्कुल, आपके दांत भी एक वाइटल पार्ट हैं जो घिसते हैं, तो बहुत ज्यादा तेजी से नहीं, बिल्कुल नॉर्मल आराम से आपने सफाई करनी है, रगड़ना नहीं है, घसना नहीं है उस दांतों को। तो ये है कि अगर आप जेंटली उसकी सफाई रखेंगे, स्केलिंग आपकी क्लीनिंग होती रहेगी, ब्रशिंग होती रहेगी, तो इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलें ये स्केलिंग और क्लीनिंग के प्रोसेस पे भी आएंगे क्योंकि ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आजकल हम देख रहे हैं नौजवान नस्ल जो है वो बहुत ज़्यादा अपने दांतों की ख़राबी की वजह से परेशान है। उसके लिए कैसे अपनी वाइटनिंग करानी चाहिए, किस तरीके से उस प्रोसेस को अपनाना चाहिए, उन तमाम चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। छोटी सी ब्रेक लूँगी, ब्रेक्स के बाद हाजिर होते हैं, देखते रहिए हेल्थ टॉक। वेलकम बैक नाज़रीन, हेल्थ टॉक में एक बार फिर खुश आमदीद। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे बहुत सारे इश्यूज़ के ऊपर, डेंटल इश्यूज़ के ऊपर, यानी कौन कौन से मसाइल ऐसे हैं जो कि कॉमनली हमें होते हैं और जिसको हम इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर नहीं करना चाहिए क्योंकि दांत बहुत सेंसिटिव पार्ट होते हैं आपकी पूरी बॉडी का और दांतों पर ही पूरा दारोमदार होता है क्योंकि आपने खाना पीना तमाम चीज़ें उसी से करनी होती है, तो उसकी हिफाजत करना भी आपकी अव्वलीन तरजीह बन जाती है। तो जितनी भी चीज़ें हम यहाँ पर बता रहे हैं प्रोग्राम के थ्रू आउट यहाँ पर डिस्कस करें, वो इसलिए डिस्कस करें ताकि आप लोग जो है कुछ ना कुछ उससे अडॉप्ट कर सकें और अपनी दांतों की हिफाजत कर सके। अच्छा, जैसे कि मैंने कहा था कि ब्रेक पर जाने के बाद जो है वो इस पर बात करूँगी कि ये जो आजकल हम देख रहे हैं नौजवान नस्ल बहुत ज़्यादा जो एडिक्टेड कह दें या कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है गुटखा, छालिया, पान, इन तमाम चीज़ों का, जिसकी वजह से दांतों पे स्कार्स लगना शुरू हो जाते हैं, दांतों पे जो है वो निशानात आना शुरू हो जाते हैं। ये क्यों आते हैं और अगर ये आ जाते हैं तो इसका क्या प्रोसेस होता है? क्योंकि बहुत सारी हमारी नौजवान नस्ल ऐसी होती है जो कि खाना तो ये तमाम चीज़ें चाहती है लेकिन अपने दांतों को भी साफ़ सुथरा रखना चाहती है। तो इन तमाम चीज़ों को जो है वो हम किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं डॉक्टर नुमान? क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये बेदरीग इस्तेमाल हो रहा है इन तमाम चीज़ों का और आए दिन जो है वो जितने भी लोग हैं वो इन तमाम चीज़ों के अंदर जो है वो कहते हैं ना इन्वॉल्व हैं, तो अगर इसकी वजह से दांत मुतासर होते हैं तो उसके लिए क्या प्रोसेस होता है? देखिए, हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो गया आजकल ओरल कैंसर या ओरल फाइब्रोसिस, और इसका मेन कॉज है छालिया, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, पान, गुटखा या मेन पूरी या जो लोग और अलग अलग तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जिसके अंदर छालिया मौजूद है वो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं आपको इन बड़ी बीमारियों की तरफ ले जाएगा। तो सबसे पहले एक तो मैं अपनी यंगस्टर्स को, अपनी नौजवान नस्ल को पैगाम देना चाहूँगा कि कम से कम खुदारा इस लानत से बचें और मुंह के ज़रिए अपने मौत के मुंह में ना जाएं, इन चीज़ों से बचें।
दूसरी चीज़ है कि अगर कहीं इन चीज़ों की हैबिट है उसको छोड़ें, और प्लस ये कि इनकी वजह से जो फिर स्टेनिंग हो जाती है, जो लोग पान खाते हैं या जो और इस तरह की जो स्मोकिंग टार्टर जम जाते हैं, तो उसके लिए स्केलिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी पूरा फेस प्रोफाइल हमारे दांतों से बनता है। जिस तरह हमारी पूरी बॉडी है अपनी है, लेकिन हम सबसे ज़्यादा मेहनत अपने फेस पर करते हैं अच्छा दिखने के लिए, उसी तरह पूरा फेस प्रोफाइल हमारे दांतों से। आप कितना ही अच्छा आप मेकअप कर लें या अपनी ड्रेसिंग कर लें, आप मुंह खोलते हैं और सामने गंदे दांत दिखते हैं तो आपकी पूरी पर्सनैलिटी ज़ीरो हो जाती। तो इसलिए आजकल चूंकि ग्लैमरस दौर है और बहुत ज्यादा हमारे पास हम देखते हैं कि फोकस है, लोग स्केलिंग पॉलिशिंग करवाते हैं, लोग ब्लीचिंग करवाते हैं, वाइटनिंग करवाते हैं कि हमारे दांत सफेद दिखें, साफ दिखें। तो ये एक आजकल ये एक बहुत ट्रेंड बन गया है, बहुत ट्रेंड बन गया है कि जो ना ब्लीचिंग का और वाइटनिंग का। और हम अपने प्लेटफॉर्म से हम अपने क्लिनिक के अंदर बहुत फ्रीक्वेंटली ये प्रोसीजर कर रहे होते हैं वाइटनिंग ब्लीचिंग के लिए। तो ये सारी चीजें ठीक है, यानी ये चीज़ आजकल कॉमनली फैशन के अंदर है। तो इसका क्या प्रोसेस होता है, किस तरीके से जब पेशेंट आता है तो उसको किस तरीके से ट्रीटमेंट दी जाती है? बिल्कुल, ये बहुत इजी प्रोसेस है और सिंगल विजिट प्रोसीजर है। कोई मल्टीपल टाइम्स आपने बार बार विजिट नहीं करना है। सिंगल विजिट के अंदर अराउंड एन आवर, तकरीबन 1 घंटे का प्रोसीजर होता है, जिसमें हम केमिकल्स अप्लाई करते हैं आपके दांतों पर। 20 मिनट्स की साइकिल्स होती हैं, 1 साइकिल या 2 साइकिल, और उसके जरिए से वो दांत के आपके बेटर टोन पे आपके दांत 2 to 3 4 टोन्स बेटर वाइड दिखने लगते हैं। तो जिन लोगों के दांत नेचुरली पीले हैं या जिन लोगों के दांत किसी हैबिट की वजह से पीले हो गए हैं, उसमें दांतों की सफाई करने के बाद हम ये वाइटनिंग का प्रोसेस, ब्लीचिंग का प्रोसेस करते हैं, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है। और ये बिल्कुल पेन फ्री प्रोसेस है, बिल्कुल इजी प्रोसेस है, और सिंगल 1 विजिट प्रोसेस है। आप आएँ और स्केलिंग, पॉलिशिंग, ब्लीचिंग करा के 1-1.5 घंटे के अंदर फारिग होकर एक बेटर स्माइल लेकर वापस जाते हैं। ठीक है, और ये साल के अंदर मतलब कितनी ड्यूरेशन ऑफ टाइम के हिसाब से करा लेना चाहिए? ये देखिए, डिपेंड करता है कि हमारी डाइट हैबिट्स क्या हैं। अगर डाइट के अंदर हम बहुत ज्यादा स्पाइसेस लेते हैं या बहुत ज्यादा हम पान गुटखा, अच्छा, ज्यादा मसाले खाना भी नुकसान, ज्यादा मसाले, चूंकि हमारे एशियन फूड्स के अंदर हल्दी वगैरह और मिर्चों वगैरह का इस्तेमाल ज्यादा है और गर्म मसालों का इस्तेमाल ज्यादा है, तो अब इन सब के अंदर एडिटिव कलर्स यूज होते हैं, फूड कलर, तो वो कहीं ना कहीं स्टेनिंग कर रहे होते हैं हमारे दांतों पे। अब खालिस तो कुछ भी नहीं मिलता। तो ये कि वो फूड कलर्स या बाकी और दीगर जो फ्लेवर वाली चीजें हम यूज करते हैं, बच्चों में हम देखते हैं कि जो लेज, जो पापड़ वगैरह या दीगर और जो स्नैक्स वगैरह बच्चे लेते हैं, उनकी वजह से भी बहुत ज्यादा स्टेनिंग हो रही होती है। सही। तो कोई भी आपका फूड पैटर्न ऐसा है जो ज्यादा स्टेनिंग कर रहा है, तो आपको जल्दी सफाई की जरूरत पड़ेगी। ये ऐसा ही है कि जैसे हम घर की सफाई कर दें, यानी फूड कलर भी बहुत इंपॉर्टेंट, फूड कलर भी बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लोग कहते हैं कि हम तो ऐसा, हम पान नहीं खाते, हम छालियां नहीं खाते, फिर भी हमारे दांत 2-3 महीने में पीले हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो इस तरह की चीजें यूज कर रहे होते हैं जिनमें फूड कलर ज्यादा होता है, या स्पाइसेस के अंदर फूड्स ऐड होती हैं, या दीगर और चीजें। तो वो हमारा डाइट पैटर्न हमारा जो है वो दांतों का कलर डिसाइड करता है कि जितनी जल्दी गंदे हो जाएंगे तो आपको दोबारा साफ करने की जरूरत है। और प्लस फिर भी ये कि अगर आपकी रेगुलर ब्रशिंग हैबिट हो तो फॉर लॉन्ग आपको कभी जरूरत नहीं पड़े इन चीजों की। अगर हमें कहीं ना कहीं कोताही होती है या कोई पान, छालिया वगैरह का, कत्थे का इस्तेमाल है, और अगर आपके दांत गंदे हो जा रहे हैं तो फिर मैंडेटरी हो जाता है। ठीक है, यानी साल में फिर 2-3 दफा आपको करा लेनी चाहिए। डेफिनेटली 1 से 2 बार तो करा सकते। ठीक है। अच्छा, ये कराने के बाद मैंने कुछ पेशेंट से ऐसी शिकायत भी सुनी है कि अगर हम क्लीनिंग करवा लें या फिर स्केलिंग करवा लें या ब्लीचिंग करवा लें तो उसके बाद जो है वो सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, ठंडा गर्म बहुत ज़्यादा लगता है। तो क्या वजूहात हैं? देखिए, इसमें यह है कि डेफिनेटली स्केलिंग के बाद रिपोर्ट की जाती हैं चीज़ें कि दांत सेंसिटिव हो जाते हैं, या वाइटनिंग के बाद, ब्लीचिंग के बाद जो है वो सेंसिटिविटी नोट की जाती है। बट ये कि ये कोई प्रोलॉन्ग नहीं होती, ये कोई आगे ज़्यादा कैरी नहीं करती, ये 2 to 3 डेज रिपोर्ट करते हैं लोग, उसके बाद नॉर्मल हो जाती। तो अगर किसी को सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम हो भी रही है इसकी वजह से, तो वो हार्डली 2 to 3 डेज में रिजॉल्व हो जाती हैं, और उसके बाद फिर ऐसी प्रॉब्लम नहीं। और अगर किसी को कंटिन्यूसली हो रही है तो फिर उसका कोई और प्रॉब्लम है? फिर उसका कोई और प्रॉब्लम है। उसमें सिर्फ ये होता है कि हमारे जो है ना दांत का जो क्राउन पार्ट है, जो ऊपर का हिस्सा है, उसके ऊपर तो प्रोटेक्टिव लेयर इनेमल है, मैंने आपको बताया, लेकिन जो रूट पार्ट है उसके अंदर कोई प्रोटेक्टिव लेयर नहीं होती। तो किसी वजह से अगर वो रूट पार्ट एक्सपोज हो गई है तो फिर उसमें सेंसिटिविटी होने लगती है। तो फिर उसके लिए फ्लोराइड ट्रीटमेंट की या दीगर और ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है कि हम उसकी वजह से, उसके मदद से सेंसिटिविटी। अच्छा, ये पेस्ट जो है वो कितना रोल प्ले करता है? क्योंकि हम कॉमनली देख रहे हैं कि डिफरेंट ब्रांड्स के डिफरेंट पेस्ट जो है वो अवेलेबल हैं, और बाज़ वक़्त लोग टॉनिक यूज़ करते हैं, इस तमाम चीज़ों की जो है उनको आदत लगी हुई होती है, और माउथ फ्रेशनर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ये जो हमारा ट्रेंड, जैसे कि आपने कहा कि फैशन है, ट्रेंड है, हमारे ये चीज़ें जो है लाइफ स्टाइल का हिस्सा हो गई हैं, तो ये कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं आपकी लाइफ के अंदर, या तीत के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं? देखिए,
एक नॉर्मल हाइजीन के लिए, एक हेल्दी टूथ के लिए कोई बहुत ज्यादा इन चीजों की अहमियत नहीं है। एक हद तक है कि आप नॉर्मल किसी भी अच्छे ब्रांड का टूथपेस्ट ले लें, मार्केट में अच्छे अवेलेबल हैं टूथपेस्ट ब्रांड, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। बट अगर कोई आपको मेडिकल कोई रिक्वायरमेंट है, जैसे अगर आपको सेंसिटिविटी है, तो उसके लिए रिकमेंडेड टूथपेस्ट अलग होते हैं जिनमें सेंसिटिविटी को डील करने के लिए इंग्रेडिएंट्स होते हैं। अगर आपको कोई स्टेनिंग की प्रॉब्लम है, उसके लिए डेंटिफ्राइसिस अलग तरह के होते हैं, जो डेंटिफ्राइसिस जो आपकी स्टेनिंग वगैरह को, निशानात वगैरह को उसको कम करते हैं। या इसके अलावा आपको अगर कोई और रिक्वायरमेंट है, अगर आपको मसूड़ों की कोई प्रॉब्लम है, तो उस मसूड़ों के लिए इंग्रेडिएंट अलग तरह के होते हैं जिन्हें मेडिकेटेड यानी टूथपेस्ट कहते हैं। डॉक्टर रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से तो ये सजेस्ट करता डॉक्टर है। सजेस्ट करता है कि आपको मेडिकली किस चीज की रिक्वायरमेंट है, वरना अगर आपके दांत मेडिकली फिट हैं तो फिर इन चीजों की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। आप कोई भी ब्रश, कोई भी टूथपेस्ट अच्छे ब्रांड का ले सकते हैं। आपकी हाइजीन प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, ब्रशिंग प्रॉपर होनी चाहिए, तो फिर इन चीजों की अहमियत कम हो जाती है। ठीक है, चले अब आ जाते हैं रूट कैनाल के ऊपर। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, क्योंकि जब रूट कैनाल कराने जाते हैं तो मोस्टली होता है कि दांत जो है वो बिल्कुल डेड करना होता है एक तरीके से। जब दांत डेड हो जाता है तो फिर उसको निकालना क्या हल होता है, या फिर उसी को कवरिंग करके आगे चलाना जो है वो ये यूज टू कर दिया जाता है? हाँ, रूट कैनाल हम उस कंडीशन में करते हैं कि जब दांतों की जो पल्प है, जहाँ दांत के गूदा है या नर्व्स है, वो एक्सपोज्ड हो चुकी हो, तो ऐसी कंडीशन में दांत को फिजिकली अपनी जगह रखने के लिए हम उसको एक्सट्रैक्ट ना करें और उसको फिजिकली उस जगह रखें, तो हमें उसकी नर्व्स को डेड करना पड़ता है, उसकी पल्प को रिमूव करना पड़ता है। और ये बहुत सक्सेसफुल प्रोसीजर है, पेन ना करे। एग्जैक्टली। और तब वो ये बहुत सक्सेसफुल प्रोसीजर है। रूट कैनाल तो बहुत फ्रीक्वेंट, बहुत सक्सेसफुल प्रोसीजर है, कॉमनली किया जाता है, हर किया जाता है कि रूट सेकंड कैनाल करके हम कम से कम दांत को निकालने से बचा सकते हैं। वो दांत आपके मुंह में मौजूद रहता है और दांत को निकालने से बचा सकते हैं। तो रूट कैनाल बहुत फ्रीक्वेंट प्रोसीजर है, इसको करते हैं। और अगर किसी वजह से आपको एक्सट्रैक्शन की जरूरत पड़ गई है, अगर आपको किसी न किसी वजह से अगर दांत ज्यादा खराब हो गए, रिस्टोरेबल नहीं है, उन्हें बचाया नहीं जा सकता, और अगर दांत निकल गए, तो फिर उसको रिप्लेस करना जरूरी है। ठीक है। जैसे मैंने उसके लिए आपको बताया कि इम्प्लांट, डेंटल इम्प्लांट इज द बेस्ट ऑप्शन, कि अब वर्ल्ड वाइड सब जगह डेंटल इम्प्लांट्स यूज किए जाते हैं। मैंने भी ये सुना है कि अब ये टेक्नोलॉजी न्यू आई है जिसकी वजह से बड़ा इजी हो गया लोगों के लिए जो है कैरी करना है तमाम चीजें। तो किस तरह क्या है, किस तरीके से प्रोसेस किया जाता है इसको? बिल्कुल, डेंटल इम्प्लांट्स में ये होता है कि आप नेचुरली अगर आपका एक टूथ मिसिंग है, तो पहले हमारी प्रैक्टिस होती थी कि हम आगे पीछे के नेबरिंग टूथ को कट करके छोटा करते थे और ब्रिज बनाते थे उन दो दांतों की मदद से, सपोर्ट से, जो नेचुरली साउंड टूथ होते थे। तो इसमें होता ये था कि दो सही दांत को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता था सिर्फ उस एक दांत को रिप्लेस करने के लिए। तो अब डेंटल इम्प्लांट की टेक्नोलॉजी से आप कम से कम उन बराबर के नेबर टूथ को डिस्टर्ब नहीं करते, कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, और सिंपली उस एक जगह पर जहां से वो दांत एक्सट्रैक्ट हुआ है वहां पर फिक्स कर देते हैं। सही। वो दांत स्क्रू की तरह का होता है, वो फिक्स हो जाते हैं, तो वहां आपकी हड्डियों से वो सपोर्ट हासिल करते हैं और वहां पर वो दांत इम्प्लांट लग जाता है। तो ये साउंड टूथ को कॉम्प्रोमाइज किए बगैर टूथ रिप्लेसमेंट का बेस्ट मेथड होता है। और ये ज्यादा पेनफुल भी नहीं है, आई थिंक। पेनफुल भी नहीं है, सिंगल डे सर्जरी होती है, जिस दिन इम्प्लांट डालते हैं उसके बाद का कोई पेन नहीं है। अच्छा, जो स्क्रू डाला जाता है वो भी प्रॉब्लम नहीं करता खाने पीने में? ना, वो चूंकि अंदर होता है, वो अंदर होता है, हड्डी के अंदर होता है, हमें ऊपर तो सिर्फ वो पार्ट दिख रहा होता है जो कैप होता है। तो जैसे आपके दांत के ऊपर कैप लगा है, वैसे ही इम्प्लांट के ऊपर कैप लगा होता है, ऊपर दांतों में, मुंह के अंदर कुछ भी नहीं दिख रहा होता। सही, यानी वो इजीली जो है वो आप यूज कर सकते हैं, जैसे आपके नॉर्मल टीथ हैं उसी तरीके से आप उसको चला सकते हैं, तरीके से आप उसको खा चबा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो कवरिंग की बात कर रहे थे हम, कैपिंग की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई भी दांत जो है वो रूट कैनाल की तरफ चला जाता है, तो उसके लिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसमें हम दांत को कैपिंग के थ्रू आउट जो है वो सेव करते हैं, कवरिंग के थ्रू आउट सेव करते हैं। तो जब कैपिंग हो जाती है तो क्या दांत सेफ हो जाता है, या उसके अंदर जो है फिलिंग का प्रोसेस भी किया जाता है, क्या प्रोसेस होता है? और मल्टीपल रीजंस ऐसे होते हैं जहां हमें रिकमेंड करना पड़ता है कि दांतों को कैपिंग की रिक्वायरमेंट है, बट एक चीज का ख्याल रखना ये जरूरी होता है। अच्छा, अलग अलग इसमें प्राइसेस भी वेरी करती हैं, कुछ सब स्टैंडर्ड क्राउन्स भी लोग लगा देते हैं, बट ये कि इसको आपको जैसे दांतों की सफाई की केयर करनी है, वैसे आपने अपने टूथ कैप की भी सफाई की केयर करनी होती है। ये मैंडेटरी पार्ट होता है। अगर आप ये समझते हैं कि मैंने कैप लगाया और जिंदगी भर की छुट्टी हो गई, अब इसका ख्याल नहीं रखना है, ऐसा नहीं है। अगर कभी आपको उस कैप के अंदर खाना फंसता महसूस हो रहा है, दैट मीन्स कि दिस इज द डे वन ऑफ द प्रॉब्लम। आगे ये आपको प्रॉब्लम करेगा और ये आपके नेबरिंग टूथ को भी खराब करेगा। तो दांतों के दरमियान, दांतों के कैप के अंदर खाना फंसने की जगह नहीं होनी चाहिए, दांतों के कैप के नीचे खाना फंसने की जगह नहीं होनी चाहिए।
दांत को प्रॉपर, सारे दांत कैप लगने के बाद बराबर बंद होने चाहिए। ये वो चीजें हैं जो एक अच्छे प्रॉपर कैपिंग की रिक्वायरमेंट होती है। यानी गैप नहीं आना चाहिए। गैप नहीं आना चाहिए। अगर कैप और दांत के दरमियान में गैप है और वहां पर खाना फंस रहा है तो अल्टीमेटली वो दूसरे दांत को भी खराब कर देगा। फॉर द रीजन, जिस रीजन से आपने एक दांतों पे कैप लगाया है, अल्टीमेटली वो दूसरे दांतों में भी वही कुछ होने वाला है। तो इसलिए कैपिंग की रिक्वायरमेंट है कि कैप जब भी लगाएं, मेक इट श्योर कि कैप लगने के बाद आपका कोई भी खाना कैप के दरमियान आगे पीछे फंसना नहीं चाहिए। सही। अच्छा, कुछ पेशेंट्स की शिकायत ऐसी भी है कि अगर किसी पेशेंट ने रूट कैनाल कराया फॉर एग्जांपल, और उसका जैसे कि कहा जाता है डॉक्टरी फॉर्म में कि रूट कैनाल हम इसलिए कराते हैं ताकि दांत की जड़ों को जो है डेड कर दिया जाए ताकि वो पेन ना करे, और उसके बाद फिर जो फिलिंग और कैपिंग का प्रोसेस होता है जो कि आगे कंटिन्यू चलता है, उसके बाद भी अगर दांत वही वाला डेड दांत अगर आपको पेन कर रहा है तो क्या वजूहात है, क्यों पेन कर रहा है, क्या उसके अंदर कोई जो है कमी रह गई है या फिर ट्रीटमेंट के अंदर कोई खलल पैदा हो गया? एग्जैक्टली ऐसा ही है। एग्जैक्टली ऐसा ही है कि इसका रूट कैनाल डॉक्टर नुमान मैं आपसे जवाब लूंगी, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है। जी, कौन हो, कहाँ से बात कर रहे हैं? क्रांति से बात कर रही हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी, मैं डॉक्टर साहब मेरे दांतों के बारे में बात करना, अपने दांत के बारे में। जी जी। मेरे 55 उम्र है। मेरे अंदर दांत ना, उसके दांत पहले हिल गए थे, निकल आए, मसूड़ों में बहुत ज्यादा सूजन है मेरे, और दांत भी ऊपर से, दांतों में काफी गैप आ गया है मेरे ऊपर के। ठीक। और पस भी आती है। कोई ब्लड प्रेशर, तो शुगर है आपको? नहीं, शुगर नहीं, बीपी रहता है, मैं दवाई खाती हूँ, कंट्रोल रहता है मेरा। कंट्रोल रहता है। कंट्रोल रहता है। तो देखिए, अगर आपके मसूड़ों में सोइलिंग है, सूजन है, तो ये प्रॉब्लम है, ये बीमारी है। पस भी आ रही है। हाँ, ये पस आ रही है तो ये इन्फेक्शन है, ये एक्टिव इन्फेक्शन है, इसको ट्रीट कराना जरूरी है। ये अल्टीमेटली ये आगे और बड़ी प्रॉब्लम करेगा, तो इसको जो है वो टाइमली ट्रीट कराएं, डेंटिस्ट को विजिट करें। कहीं ना कहीं आपके अंदर इन्फेक्शन मुंह में हो रहा है जिसकी वजह से पस बन रहा है या ब्लड आना या पस आना, ये सारी इन्फेक्शन की निशानियां होती हैं। तो ये अलार्मिंग कंडीशन है, आप डेंटिस्ट को विजिट करें और इसको प्रॉपर ट्रीटमेंट इसके लें, वरना अल्टीमेटली जो दांत आपके बचे अनफॉर्चुनेटली वो भी जाया हो सकते हैं। बिल्कुल। और दूसरी बात क्या है, मुझे कोई माउथ वॉश बताएंगे आप? माउथ वॉश देखिए, माउथ वॉश अलग अलग होते हैं अवेलेबल मार्केट में, किसी भी अच्छे कंपनी का माउथ वॉश ले सकती हैं, बट ये कि आपके लिए क्या रिक्वायर्ड है ये एक डेंटिस्ट ही बेहतर बता सकता है कि जब तक आप उसको विजिट करें और अपनी सारी हिस्ट्री बताएं। तो ऐसे रैंडमली। जी, हेलो, मैं बात काट रही हूँ। दूसरी मेरी भांजी है ना, उसकी 20 साल उम्र, उसकी दांतों में गैप आ गए, दोनों दांत ऊपर के दांतों में, और बच्ची छोटी, हर कोई टोक रहा है। जी जी बिल्कुल। डॉक्टर दिखाती थी मैं डॉक्टर को, दांतों में 20 साल की भांजी, उनकी गैप आ गया जिसकी वजह से बहुत ज्यादा गैप प्रोमिनेंट हो रहा है। जी बिल्कुल, मैं आपको इसका जवाब देता हूँ कॉल के बाद। अच्छा, इसमें यह है कि दांतों में ये एक बहुत कॉमन चीज है कि दांतों के दरमियान गैप आ जाना। इसमें ये होता है कि ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट की ऐसे लोगों में जरूरत होती है जिनमें किसी भी वजह से दांत टेढ़े मेढ़े हैं, अगर अलाइन नहीं है, उसमें ब्रशिंग प्रॉपर नहीं हो पाती, खाना चबाने में प्रॉब्लम होती है, या अगर दूध के दांत नहीं गिरे और पक्के दांत भी निकल गए तो वो एक दूसरे के साथ वो दांत पैरेलल में हैं, तो इन सारी चीजों के लिए ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, जो दांतों में हम ब्रेसेस लगाते हैं और उसकी वजह से दांतों को उसकी मदद से सीधा किया जाता है, बैलेंस किया जाता है। तो 20 ईयर्स इन्होंने भांजी की एज बताई, ये बड़ी राइट एज है, इसके अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं। तो ये ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट की इनको रिक्वायरमेंट है। और जैसे कि ये अपने बता रही हैं कि इनके पस निकल रही है और जैसे कि मसूड़े पेन कर रहे हैं बहुत ज्यादा, तो इनके लिए भी बड़ी अलार्मिंग कंडीशन है। इनको चाहिए व्हाट आई सजेस्ट कि इनके कहीं ना कहीं कोई बीडियाज, कोई जड़ें अंदर पड़ी हुई हैं जो इन्फेक्शन कर रही हैं, तो उसको निकलवाना जरूरी है। और अगर आप देख रही हैं तो आप ईसा लैब भी विजिट कर सकती हैं, डॉक्टर नुमान वहीं होते हैं, वहाँ पर जो है इनकी नॉर्थ नाज़िमाबाद में आई थिंक ब्रांच में जो है डॉक्टर नुमान होते हैं, तो वहाँ विजिट करके आप इनको भी दिखा सकती हैं और सारी चीज़ें जो भी प्रॉब्लम्स है वो भी सॉर्ट आउट करवा सकती हैं यहाँ से। अच्छा डॉक्टर नुमान, हम बात करते हैं जो कि मैंने कहा रूट कैनाल प्रॉब्लम करता है और उसके बाद उसका पेन अगर होता है तो फिर खलल कहाँ पैदा होता है? क्या ट्रीटमेंट में कोई खलल होता है या फिर कोताही कहीं और बढ़ती जाती है? बिल्कुल, देखिए, रूट कैनाल एक दफा प्रॉपर हो जाए तो नो पेन, फिर पेन होने का सवाल पैदा नहीं होता। अगर पेन है दैट मीन्स रूट कैनाल सही नहीं हुआ। अब ये कि या ज्यादा स्किल्ड डॉक्टर नहीं है या कोई कोएक से आप अताई डॉक्टर से किसी से ट्रीटमेंट करा रहे हैं, जो कि एक बड़ा अलमिया है हमारे माशरे का कि हमारे डेंटिस्ट नहीं, उससे ज्यादा अताई डॉक्टर्स मौजूद हैं। तो रूट कैनाल एक दफा हो जाए तो पेन नहीं होना चाहिए। और सम टाइम ऐसा होता है कि रूट कैनाल शुरू में ठीक रहा, बाद में पेन हो गया, तो दैट मीन्स कि आपकी रूट कैनाल के बाद अगर कैपिंग हुई है तो कैपिंग में खाना फंस रहा है जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम है आपकी। ठीक है, एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। जी, कौन हो, कहाँ से बात करें? वालेकुम अस्सलाम जी, कौन हो, कहाँ से बात कर रही हैं?
मैं मिसेस मोहसिन बात कर रहे हैं कराची से। जी मिसेस जी मोहसिन। डॉक्टर साहब, मुझे ये बात पूछनी थी कि मैंने एक दफा रूट कैनाल करवाया था पिछले दिनों, तो उन्होंने उनसे एक फाइल ब्रेक हो गई थी अंदर ही जी जी, से रूट कोई कैनाल के। तो कोई फाइल उससे कोई प्रॉब्लम है? आपको पेन हो रहा है कोई? नहीं, अभी तो मुझे पेन नहीं हो रहा। उन्होंने तो मुझे पेन दिए थे, एंटीबायोटिक भी दी थी और पेन किलर भी दिया था, लेकिन मुझे माशाल्लाह पेन तो कुछ भी नहीं हुआ था। और लेकिन उन्होंने बहुत कोशिश की निकालने की, लेकिन वो फिर निकली नहीं है ना। जी जी। फिर ये हुआ कि उन्होंने मुझे अंदर से पूरा पैक कर दिया, और वो जो फाइल है वो मसल के बीच में, अब उन्होंने कहा कि दाल में तो कोई आपकी जान तो है नहीं, फिर उन्होंने ऐसा प्रॉपर पैक कर इसके ऊपर कैप लगा दिया है। डेट करके कैप लगा दिया। आइंदा कोई मसला तो नहीं होगा? इन फ्यूचर कोई आने मसला वाले तो दिनों क्रिएट नहीं होगा। बिल्कुल जी, देखें दांतों की जो जड़ों की सफाई करते हैं उसके बाद उन जड़ों को भरना होता है, तो अल्टीमेटली कोई ना कोई फिलिंग मटेरियल होता है जिससे हम भरते हैं। अच्छा, कभी अगर एक्सीडेंटल प्रैक्टिस में ऐसा होता है कि वो फाइल टूट जाए दांतों के अंदर, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं कर रही, कोई पेन नहीं कर रही, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उसको फॉर लॉन्ग जिंदगी भर भी वो दांतों में रहे, फिर भी कोई प्रॉब्लम अच्छा। नहीं है। डेंटिस्ट कोशिश करते हैं कि उसको रिट्रीव कर ले, निकाल ले, बट अगर नहीं निकल पा रही और अगर आपको पेन नहीं है, कोई सिम्टम्स नहीं है, तो दैट इज प्रेटी ओके, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप उसको सोच के परेशान ना हो ज्यादा कि वो फाइल टूटी हुई, लेट इट बी, उसको रहने दें, कोई इशू नहीं है। प्रॉब्लम तब है जब आपको कभी आगे अगर कोई प्रॉब्लम करे, तो फिर ये हो सकता है कि हम दोबारा उस दांत को निकालना पड़े या रूट कैनाल दोबारा करनी पड़े। बट एक्सीडेंटली ऐसा हो जाता है कि दांतों में फाइल्स अगर टूट जाएं तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ये बिल्कुल ओके है। ठीक है, यानी ये भी प्रॉब्लम्स आती हैं कि होती फाइल हैं, टूट बिल्कुल। जाती हैं और इस तरीके से दांतों में ही रह जाती हैं, जिसके बाद कवर किया जाता है, और वो प्रोलॉन्ग अगर ना दे प्रॉब्लम कुछ तो लोगों फिर की रूट एनेटमी ऐसी होती है, रूट्स बहुत ज्यादा कर्व्ड होती हैं, कुछ की कैनाल्स यानी कि बहुत ज्यादा कंस्ट्रिक्टेड होती हैं। वो यही बता सफाई रहे हैं की कि उन्होंने condition कहा कि नहीं हम होती। निकाल नहीं सकते। हाँ, तो अगर ऐसी कंडीशन है कि वो निकाल नहीं सकते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, यानी प्रोलॉन्ग चल सकता है चल वो। सकता है बिल्कुल। ठीक है, और रूट कैनाल में अगर पेन आ जाए तो फिर क्या कर सकते हैं? तो रूट कैनाल में पेन आ जाए तो दो ही ऑप्शन है, या तो रूट कैनाल दोबारा करवाई जाए, अच्छा, और उसी अगर जगह पे। दोबारा भी सक्सेसफुल नहीं है तो अनफॉर्चुनेटली फिर वो दांत निकालना पड़ता है। अच्छा, तो ये मतलब ये भी नौबत आती है इन बिल्कुल, तमाम चीजों की। एपिसेक्टमी वगैरह के दीगर प्रोसेस होते हैं कि हम जड़ों के पास से हड्डी को काट कर विंडो बनाकर उसकी जड़ को काट देते हैं, या अगर इन्फेक्शन हो रहा होता है वहां तो वो निकाल लेते हैं। बट ये कि ये एक सर्जिकल प्रोसेस होता है। इफ यू आर फाइन इनफ कि हम सर्जरी की तरफ जाएं और उसको सर्जरी से वो दांत ठीक करें, तो ये भी ऑप्शन होते हैं, वरना ज्यादा प्रीफर लोग ये करते हैं कि वो दांत फिर निकलवा देते हैं। ठीक है, अच्छा, अब उस तरफ आ जाते हैं जैसे कि आपने कहा कि ब्रेसेस इंपॉर्टेंट होता है, जब आपकी गैपिंग बहुत ज़्यादा आ जाती है, इरेगुलर शेप हो जाता है दांतों का, या फिर डिसबैलेंस होते हैं, तो फिर हम ब्रेसेस की तरफ जाते हैं। ब्रेसेस की भी मैंने सुना है कि टाइप्स हैं और कंडीशंस आ चुकी हैं। अब एक प्लास्टिक की मेरे ख्याल से ट्रे आ गई है। पहले तो हम देखते थे कि वायर के थ्रू आउट जो है उसको टाइट करवाना पड़ता था और बार बार ब्रेसेस को जो है वो उस तरह से कंट्रोल करवाना पड़ता था। अब जो न्यू मेरे ख्याल से ये आप समझें टेक्नोलॉजी है, जो प्लास्टिक की ट्रे, वो ज़्यादा पेनफुल नहीं है, तो उसके बारे में ज़रा बता दें। बिल्कुल जी, एक तो मैं आपको ये बता दूं कि ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट, ये जो ब्रेसेस हैं, जिन किसी वजह से अगर दांतों में क्राउडिंग है, दांत टेढ़े मेढ़े हैं या दांतों में गैप है, तो लोग इंतजार करते हैं कि बड़े हो जाने के बाद फिर हम उसे ट्रीट कराएंगे। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो प्रिवेंटिव मेजर से भी ठीक हो सकती हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप बच्चे को 14-15 साल तक इंतजार करें फिर लेकर आएं। अगर कहीं आपको फील हो रहा है कि दूध के दांत और पक्के दांत एक साथ एक जगह पर निकल गए, तो उसी वक्त डेंटिस्ट को विजिट करें, ताकि वो टाइमली खराबी होने से पहले उस चीज को ट्रीट कर सकें, खराबी होने से रोक सकें, रेदर देन कि हम इंतजार करें और खराबी होने के बाद उसे ट्रीट करें। और दूसरी ये कि ब्रेसेस के लिए बिल्कुल मैनुअली, जो पहले कन्वेंशनल हम ब्रेसेस देखते थे कि वो तार लगे होते थे, दांतों में ब्रैकेट्स लगे होते थे, अभी भी वो बहुत इफेक्टिव प्रोसीजर है, कॉमन है। बट ये कि एक न्यू टेक्निक ये है ऑन पेशेंट्स ना कि किस तरीके से उन्होंने लेनी है। इनविजिबल अलाइनर्स का आपने जिक्र किया कि इनविजिबल अलाइनर्स आ गए, जिसमें ये होता है कि आप एक प्लास्टिक की ट्रे दांतों में पहन लेते हैं। एस्थेटिकली दे आर गुड। बहुत अच्छा इंपैक्ट ये होता है कि आपको जो है वो सामने वाले को पता नहीं चल रहा होता कि आपकी ट्रीटमेंट चल रही है। प्लस ये कि वो ब्रशिंग में सफाई के लिए बहुत ज्यादा आसान है। तारों के साथ रहते हुए ब्रश करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसमें यह है कि आपने जब ब्रशिंग करनी है वो ट्रे उतारते हैं, आप सफाई करते हैं, तो ये एक एडवांस फॉर्म है और बहुत इफेक्टिव है। तो ये एक ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट बहुत आसान हो जाती है इनविजिलाइन ब्रेसेस। और फिर वो वाले जो ब्रेसेस, वायर वाले ब्रेसेस है, उससे काफी लोग शिकायत भी करते हैं कि छाले हो जाते हैं मुंह में, मुंह छिल जाता है, तकलीफ का बाइस बनती है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। वक्त के साथ साथ चीजें जैसे एडवांस होती जा रही हैं, तो हर उस प्रॉब्लम को एड्रेस किया जाता है जो लोग रिपोर्ट करते हैं।
तो बिल्कुल ऐसा होता है कि उससे छाले निकल जाना या तार चुभना या स्प्रिंग्स चुभना या वायर चुभना, ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। वो ये सारी चीजें आपको इनविजिबल अलाइनर्स में नहीं मिलती। और इससे ये आसानी भी है कि आपको सामने से दिखाई नहीं देता कि आपकी ट्रीटमेंट, जैसे कि आपने कहा कि चल रही है, और हर आपकी शख्स की ट्रीटमेंट प्राइवेसी भी होती है, वो नहीं चाहता कि किसी को पता चले कि मेरी और ट्रीटमेंट फिर चल रही है। ट्रीटमेंट भी हो रही होती है और आपका काम भी सही हो रहा होता है। तो ये दो बिल्कुल, चीजें जो है aesthetically ना बहुत अच्छी बहुत चीज़ है। बेहतर है। चलें, लास्ट हमारा बिल्कुल मिनट्स रह गए हैं, क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारे देखने वाले व्यूवर्स को, बस ऑडियंस व्यूवर्स को? को मैं यही कहना चाहूंगा कि हम ईसा लेबोरेटरी के पैनल से नॉर्थ नाजमाबाद ब्रांच में हमने अब से पूरे जुलाई के लिए 20% ऑफ का पैकेज दिया हुआ है, अच्छा। तो आप विजिट कर सकते हैं। तमाम प्रोसीजर्स पर अच्छा डिस्काउंट आप हासिल कर सकते हैं, तो फील फ्री टू कम, आप विजिट करें और इस ऑफर से फायदा उठाएं। समर पैकेज है हमारा ये, थ्रू आउट द जुलाई 20% ऑफ ऑल डेंटल ट्रीटमेंट्स। ठीक है, तो जितने भी लोग देख रहे हैं, जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं, वो तमाम जाके विजिट कर सकते हैं ईसा लेबोरेटरी को, और जितनी भी इनकी ब्रांचेस हैं वहाँ पर आई थिंक ये 20% डिस्काउंट है, और नॉर्थ ब्रांच पे भी है, तो वहाँ जाके भी आप जो है विजिट कर सकते हैं और अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो दिखा सकते हैं। साथ ही आज पूरा जो कंक्लूजन था प्रोग्राम के अंदर और जितनी चीज़ें हमने आपको बताई हैं वो तमाम चीज़ों को हमने कवर कर लिया, क्योंकि दांतों के इतने ज़्यादा प्रोलॉन्ग मसाइल होते हैं जो कि हम खुद क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। अगर हम शुरू से डे 1 से ही इस तमाम चीज़ों को लेकर चलें, या इसकी प्रोटेक्शन का ख्याल रख सकें, या इसकी क्लीनिंग का ख्याल रख सकें, तो इन तमाम चीज़ों से हम बच सकते हैं। और अपने दांतों की हिफाजत करना हमारी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना, जान है तो जहान है। सेहत अच्छी होगी तो तमाम चीज़ें अच्छी लगेंगी, और दांत आपकी एक ऐसी चीज़ है जो कि आपका फ्रंट लुक देते हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लुक है, तो इसका ख्याल रखना भी आपकी जो है जिम्मेदारी बनती है। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। डॉक्टर नुमान, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम so के अंदर much. वक्त दिया। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के पास।